नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अभी से सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले समय से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कितना कुछ काम किया है या नहीं किया है, उसकी हकीकत क्या है, इंडिया टीवी के इस वीडियो द्वारा हमें यहाँ पर जानने मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है किसानों के लिए और उन्होंने क्या क्या किया है, तो उनका नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसान के लिए मोदी सरकार और मोदी ने क्या क्या किया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और हम और आप इसके बाद में आपस में बातें करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। नमस्कार। आपने देखा होगा आज देश में हर नेता किसानों की बात कर रहा है। हर नेता की टाइमलाइन पर किसान दिखते हैं। ये मौसमी नेता हैं जो मौसम देखकर किसान किसान रटते हैं। मगर एक नेता ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। किसानों के मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की पड़ताल की, और एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 भी नहीं, 20 साल के टाइम पीरियड में मोदी ने किसानों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, सारे आंकड़े चेक किए गए। पूरे प्रूफ के साथ यह कहा जा सकता है कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है, तब भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किसानों के लिए मोदी आज भी काम कर रहे हैं जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर छपने वाली कुछ सुनी सुनाई बातों पर आप मत जाइए। तथ्यों के आधार पर तैयार की गई ये रिपोर्ट देखिए। कच्छ का भुज और बनासकांठा का डीसर खेती और किसानी से नरेंद्र मोदी कितने जमीनी स्तर पर जुड़े हैं और मोदी ने किसानों का जीवन कितना बदल दिया है, यह समझना हो तो भुज और डीसा का एग्जाम्पल देखना चाहिए। मोदी ने खेती में सबसे पहले यही प्रयोग किया था। किसान ऐसा टॉपिक है जिसमें मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई गई। मोदी को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल टूल किट तक निकाले गए। अफवाह गैंग सिर्फ हवाई बातें फैलाता है। हम आपको ग्राउंड पर चलकर रियलिटी दिखाते हैं। कच्छ के रण में भी खेती हो सकती है, यह 20 साल पहले नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर लगता था। यहां न पानी था, न बिजली थी, और ना ही खेती किसानी में किसी को कोई फायदा दिखता था। 2001 से पहले यह इलाका सिर्फ नमक की खेती के लिए जाना जाता था। 20 साल बाद 2021 में यहां खजूर, आम और अनार के हरे भरे बाग मिलते हैं। ड्रैगन फ्रूट भारत का फल नहीं, लेकिन गुजरात का कच्छ ड्रैगन फ्रूट उगाने में भी देश में नंबर 1 है। इन फसलों ने कच्छ के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा दी है। कच्छ अपनी बागवानी के लिए परंपरागत रूप से काफ़ी प्रख्यात था, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से ये धंधा पूरी तरह बंद हो गया था। किसान माइग्रेट करना शुरू कर गए थे। लेकिन जब मोदी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने न सिर्फ ऐसी कंड्यूसिव योजनाएं बनाई, बल्कि उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि कच्छ के किसान जो हैं, आज वो ये ड्रैगन फ्रूट्स, यानी जिन्हें अब कमलम कहा जाता है, वो एग्जॉटिक फ्रूट भी यहाँ पे उगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले ये फ्रूट्स जो हैं इंडिया में, इसको 100% इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन आज ये फ्रूट्स यहाँ के किसान, कच्छ के किसान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये फ़र्क पड़ा है नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव सोच का। हकीकत लोग सुनना कहाँ चाहते हैं वैसे, है ना। कच्छ की तरह ही गुजरात का बनासकांठा भी सूखे की मार झेलता था। बनासकांठा के किसान किसी तरह 2 जून की रोटी भर फसल हो जाए तो उसी में संतोष कर लेते थे।
उसी बनासकांठा में आज आलू, अनार, बेर, खजूर, केले और फूलों की खेती से किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। पानी की कमी वाले बनासकांठा में आलू की खेती, मोदी ना होते तो ये बस ख्याली पुलाव ही लगता। बनासकांठा का पालनपुर कभी हीरे तराशने का बड़ा सेंटर हुआ करता था। आज यहां के लोगों को हीरे की फैक्ट्रियों में काम करने से ज्यादा फायदा बागवानी फसल उगाने में दिखता है। मुझे बराबर याद है, बनासकांठा के किसान मुझ पे बहुत नाराज रहते थे, 10 दिसंबर गुस्सा 2016 का ये वीडियो है। कभी कभी मेरे पुतले जलाते थे और फिर भी मैं हिम्मत करके उनके बीच जाता था और मैं उनको कहता था कि अगर बनासकांठा का भाग्य बदलना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, बिजली के तार छोड़ने पड़ेंगे, किसान को बिजली नहीं पानी चाहिए। ये बात मैं उस समय बताता था, नाराजी मोलता था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि वही बनासकांठा, वही मेरे बनासकांठा के किसान, उन्होंने मेरी बात को सर आंखों पे चढ़ाया और आज ड्रीप इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, स्प्रिंकलर में पूरे गुजरात में नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं उन सभी किसानों को, मैं आज उन सभी किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं। उन्होंने न अपना भाग्य बदला है, ऐसा नहीं है, उन्होंने आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों का भी भाग्य बदल दिया है। ये चेंज कैसे पॉसिबल हुआ? भुज और बनासकांठा में किसानों की किस्मत कैसे बदली? मोदी का रोल कितना रहा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर बनासकांठा पहुंचे। क्या कोई ये कल्पना कर सकता था कि बनासकांठा जैसे सूखाग्रस्त इलाके का किसान भी 2 फसलें एक साथ उगा पाएगा या पूरे साल में एक साथ 3-4 अलग अलग प्रकार की फसलों की बुआई कर पाएगा, उसका लाभ ले पाएगा? और ये पॉसिबल हो पाया, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ ये हम जानने की कोशिश करते हैं बनासकांठा के एक जो फॉरवर्ड लुकिंग किसान हैं उनसे। पार्थिव भाई नाम है आपका। पार्थिव भाई, ये बताइए कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया? बनासकांठा में तो हमने देखा पानी का बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टेज हुआ करता है, अभी भी इस साल भी बारिश बहुत कम है। हाँ, पानी का बनासकांठा में शॉर्टेज है ही है, लेकिन पिछले 20 साल से जो मैं बात करूं तो मोदी साहब जब यहाँ सीएम थे तब इन्होंने एक स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी देने का शुरू किया, तो बनासकांठा का फार्मर बिल्कुल अवेयर हो गया और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया। इसकी वजह से क्या होगा, पानी का बचाव हो गया। जो पहले फ्लड से पानी देते थे, इससे हम मल्टीप्लाई 4 करें, इतना इरिगेशन सिस्टम हमने डेवलप करने से सरकार की जो सुविधा से ये हम इरिगेट कर रहे हैं पूरे लैंड को। ये हमें समझाइए आप रियल टर्म में, जैसे आपका खेत कितना बड़ा है और पहले फ्लड इरिगेशन जब आप करते थे ट्यूबवेल से पानी दे करके, तब कितना हो पाता था खेत में जुताई, और अब कितना आप कर पाते? हाँ जी, पहले जो फ्लड इरिगेशन था तब मेरा यहाँ 15 एकड़ ज़मीन को मैं पानी दे पाता था, और जब ये स्प्रिंकलर वाला आया तो 55 एकड़, ये जो है 55 एकड़ जो ज़मीन है मेरी, उसमें मैं उतने ही पानी से स्प्रिंकलर की वजह से 55 एकड़ को पानी में दे सकता हूँ। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करके खेती, जहां पर पानी की कमी हो वहां हर बूंद अमृत के समान है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम बनासकांठा का भविष्य है। किसानों को यह सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने समझाया। 2004 में गुजरात में सिर्फ 50,000 हेक्टेयर जमीन पर ही ड्रिप इरिगेशन की खेती होती थी। आज गुजरात में 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर ड्रिप इरिगेशन से बागवानी खेती हो रही है, यानी 17 साल में 40 गुना बढ़ोतरी। बनासकांठा ड्रिप इरिगेशन में सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नंबर 1 है। ये नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्ध हुआ है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सुनने में अंग्रेजी शब्द लगता है, नरेंद्र मोदी ने इसे बिल्कुल आसान भाषा में गुजरात के लोगों को समझाया। मैं जरा मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में 2 या 3, 5 साल का बच्चा हो
और बीमार रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला ही रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ खिलाओ तो खा लेता है, चेतना ही नहीं है शरीर में। और अगर मान लो कि आप उसको केसर के दूध से नहलाते हो, मध से नहलाते हो, काजू बादाम का लेप करते हो, उसकी तबीयत में फर्क पड़ेगा क्या? 10 बाल्टी दूध से नहला दो, केसर के दूध से नहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन 2-2 चम्मच दूध पिलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जैसे बालक को बाल्टी भर दूध से नहलाने से तबीयत में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमारी फसल को भी कितना ही पानी से भर दो फर्क नहीं पड़ता है। अगर बूंद बूंद पानी उसको पिला लो तो फसल में रौनक आ जाती है। और इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जब तक पूरे देश में हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, हम पानी का व्यय नहीं रोक सकते और फसल की बर्बादी नहीं रोक सकते। सिर्फ बातें बनाने से काम हो जाता तो कोई भी कर लेता, लेकिन खेती किसानी में जमीन पर उतरना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को किसानी की समझ इसलिए है क्योंकि मोदी ने वर्षों तक जमीन पर रहकर चीजों को समझा है। नरेंद्र मोदी सीएम बने तो 2004 में गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी GGRC का गठन कराया। इसी कंपनी के जरिए ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। किसान को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए 70 से 80% तक सहायता दी गई। कम खर्च में ज्यादा आमदनी की गारंटी होने पर किसानों ने इसे खुशी खुशी अपनाया। एग्री फेस्टिवल के दौरान बिना किसी फॉर्मेलिटी के किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया गया। आउट ऑफ द बॉक्स सोच नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी यूएसपी है। पिछले 9 महीने से कुछ किसान इसी जिद पर अड़े हैं कि वो तो बस गेहूं की ही खेती करेंगे और सरकार को गेहूं ही बेचेंगे, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के सक्सेसफुल एग्जाम्पल से ये दिखा चुके हैं कि फसल बदलने का प्रयोग करके भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये कोई संयोग नहीं कि मोदी के सीएम काल में गुजरात ने सालाना 10% का एग्रीकल्चर ग्रोथ हासिल किया। गुजरात में मोदी के सीएम बनने से पहले 39.92 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था। मोदी सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक पहुंचे तब तक अनाज का उत्पादन बढ़कर 65.38 लाख टन पहुंच गया। मोदी से पहले गुजरात में प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था। मोदी के समय प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज बढ़कर 30 क्विंटल हो गई। मोदी से पहले गुजरात में प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल धान का उत्पादन होता था। मोदी के समय धान की उपज बढ़कर 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। खेती और किसानी के प्रति मोदी की इनोवेटिव सोच के बारे में सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसने मोदी के साथ बहुत क्लोज रहकर काम किया है। ऐसे ही एक अफसर हैं अनिल मुकिम, जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। उससे पहले वो 5 साल तक नरेंद्र मोदी के सीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या जरूरत होती है? अच्छी सीड्स की जरूरत होती है, उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है और सही समय पे सही इनपुट्स फार्मर को मिले, सही एडवाइस फार्मर को मिले, उसके बाद उत्पादन होता है और उत्पादन के बाद प्रोक्योरमेंट होता है। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का सिस्टम शुरू किया कि हर फार्मर, प्रत्येक किसान अपनी भूमि की के अंदर क्या पैदा सबसे अच्छा हो सकता है वो मिट्टी की जांच करें। जब शुरू में सॉइल हेल्थ कार्ड का कहा था तो शायद सभी लोग, कृषि विशेषज्ञ भी इसके कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस को शायद उस वक्त समझ नहीं पाए होंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के जितने प्रयोग हम आज देश में देखते हैं उसको नरेंद्र मोदी गुजरात में पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। स्टेट लेवल पर रिजल्ट पॉजिटिव आया, तभी मोदी उसे नेशनल लेवल पर लागू कर रहे हैं। जमीन की तासीर बताने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, कम पानी वाले इलाकों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से सब्जियों की खेती, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नदियों की इंटरलॉकिंग, किसानों को डायरेक्ट बिजली देने के लिए अलग फीडर लाइन और सेहत को लेकर सचेत लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग।
जिस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, उसे मोदी ने करके दिखाया। बहाने बनाने वाले अफसरों को टाइट करते हुए मोदी ने यह काम किया। तभी तो देश के बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञों ने भी माना कि पंजाब और हरियाणा में अगर पहली हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री ने कराई थी, तो गुजरात में दूसरी हरित क्रांति नरेंद्र मोदी ने कराई। मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और 2017 में पीएम सहज बिजली हर घर योजना शुरू की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मोदी ने इसका पायलट प्रोजेक्ट 1.5 दशक पहले ही गुजरात में लॉन्च कर दिया था। मोदी ने किसानों के लिए बिजली की अलग फीडर लाइन बनाकर उन्हें कम से कम 8 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया था। काम मुश्किल था, लेकिन मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। अगर आप ओवरऑल मैक्रो लेवल पे एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई खेती के लिए हम 9 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं, या जितनी भी देर दे रहे हैं उतनी ही देर उनको जाएगी और सीधा आपका पेपर पे अरिथमेटिक हिसाब लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको और माइक्रो में जाएंगे कि नहीं, अगर मैं फीडर हम इनके अलग कर देते हैं और रोज बरोज की जरूरत के लिए हम लोग अलग फीडर से 24/7 देते हैं और खेती बाड़ी के लिए हम उत्पादन बढ़ा के उसको भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें 24 घंटे मिलेगी और इसमें उत्पादन बढ़ा के प्रयास करके जितनी मैक्सिमम दे सकेंगे उतनी देंगे। लेकिन उससे गांव के जनजीवन पे कितना रेवोल्यूशनरी असर हुआ। तो ये सब चीजें कब की, जब आपको ग्राउंड रियलिटीज पता है और लोगों की समस्याएं पता है, तब आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। खेती को लेकर मोदी की सोच को समझना है तो 8 साल पहले का उनका एक भाषण आपको सुनाते हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व बढ़ने वाला है। होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये सारे दुनिया में एक नई सोच बनी है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ केयर को बल दे रहा है। जब समाज का बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्पादन का मार्केट पड़ा हुआ है। क्यों ना हम हिंदुस्तान के किसान, जो कि हमारी परंपरागत आदत है, भारत में किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सदियों से गोबर का उपयोग करते हुए और सब अपने यहां सड़ी हुई चीजों का उपयोग करते हुए खेती करता आया हुआ है। सिर्फ उसको एक वैज्ञानिक अप्रोच देने की आवश्यकता है और ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर हम पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करते हैं कि जिसमें ऑथेंटिकली सर्टिफाई होगा, हाँ भाई इस खेत में कभी भी केमिकल उपयोग नहीं हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड उपयोग नहीं हुआ है, ये नेचुरल जमीन के द्वारा पैदावार की गई चीजें हैं और उसको हम सर्टिफाई करते हैं। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, जिस फसल की कीमत आज रुपया मिलती है, उतने ही डॉलर आपको मिल सकते हैं और हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट पर कब्जा कर सकता है। ये सितंबर 2013 की तस्वीरें हैं, आज से 8 साल पहले की। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मोदी का चुनावी कैंपेन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय गुजरात के सीएम ने वाइब्रेंट गुजरात में ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट कराया था। उसका मकसद जानते हैं क्या था? मकसद था गुजरात में खेती के लिए अपनाई जा रही तकनीकों को देश के साथ बांटने का और देश एवं दुनिया भर में हो रहे आविष्कारों को गुजरात में अपनाने का। बहुत कम लोगों को मालूम है कि खेती में इनोवेटिव सोच को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने 2005 में ही सालाना कृषि महोत्सव शुरू कर दिया था। मोदी का नारा था लैबोरेटरी टू लैंड। हर साल मई महीने में पूरे 1 महीने के लिए यह महोत्सव चलता था, जिसमें कृषि वैज्ञानिक खेती की नई नई तकनीक के बारे में आम किसानों को बताते थे। मोदी ने इसी कृषि महोत्सव के साथ कृषि रथ का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक राज्य की हर तहसील तक जाते थे। खेती में वैज्ञानिक सोच के बीज बोने का फायदा कैसे मिलता है, ये बात मोदी ने वर्षों बाद अपने मन की बात में बताई। जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं,
उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। किसानों को खेती के लिए माकूल माहौल देने से कैसा कमाल होता है, ये कश्मीर में दिखता है। मोदी के विरोधी सेब किसानों के बर्बाद होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। कश्मीर घाटी की ये लेटेस्ट तस्वीरें सबूत हैं कि मोदी सही हैं, विरोधी गलत साबित हुए। किसानों को भड़काने वाले मोदी के कुछ सियासी दुश्मन बहुत सारी बातें छिपा लेते हैं। पूरी बात बताने पर उनका एजेंडा खुल जाएगा, इसलिए वो सिलेक्टेड बातें ही बताते हैं और एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट्स और फिगर मोदी के साथ हैं। 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए का डीबीटी, बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपए की मंथली पेंशन, 7 करोड़ 20 लाख किसानों को फसल बीमा, 2.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, एक साल में किसानों को 14 लाख करोड़ का कर्ज, 11 करोड़ 75 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, 50 लाख हेक्टेयर खेत में पीएम कृषि सिंचाई योजना। किसी भी एक प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए उतनी योजनाएं नहीं चलाई जितनी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। अफवाहों पर मत जाइए, सही बातें गौर से सुनिए। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एमएसपी पर फैलाए गए भ्रम की सच्चाई क्या है, इसे दलहन के उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए, यूपीए 2 सरकार का वो दौर जब दालों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। देश में दालों का उत्पादन कम था, विदेश से दाल आयात करना महंगा था, जिससे महंगाई भी बढ़ रही थी और लोगों को प्रोटीन की कमी भी हो रही थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 काम एक साथ किए। मोदी ने दलहन की एमएसपी बढ़ाई, इससे किसानों को दलहन की खेती बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। मोदी ने सिर्फ एमएसपी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि एमएसपी पर दलहन की खरीद भी 75 गुना तक बढ़ा दी। यूपीए 2 के समय 5 साल में एमएसपी पर 645 करोड़ रुपए की दलहन खरीद हुई। मोदी सरकार के पहले 5 साल में एमएसपी पर 49,000 करोड़ की दलहन खरीदी गई। दलहन किसानों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने दलहन खेती का रकबा बढ़ाया, जिससे दालों का उत्पादन और बढ़ गया। कीमतें घटी तो आम आदमी की जेब को भी राहत मिली। दालों के इंपोर्ट का बिल कम हुआ और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी खत्म हो गया। ये एक उदाहरण है जो बताता है कि मोदी सोचते कैसे हैं। कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है, किसानों का दोष नहीं है। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। खेती में समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। दूसरे नेता समस्या तो गिनाते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताते। नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि उनको समस्या भी मालूम है और उसका समाधान भी पता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हिंदुस्तान ने एक दौर वो भी देखा है जब यूरिया के लिए किसानों पर लाठियां चलती थी। सरकार यूरिया पर किसानों के लिए सब्सिडी देती थी, लेकिन सारा माल बिचौलिए हड़प लेते थे और ट्रक के ट्रक यूरिया ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता था। मोदी ने नीम कोटिंग के एक सिंपल फॉर्मूले से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। खेती किसानी से बड़ा भारत में कोई रोजगार नहीं। फसलों में वेरिएशन आएगा तो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन होगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो पूरे देश में खुशहाली आएगी। पिछले 20 साल से मोदी ऐसा लगातार कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो तो यहाँ पर मैं भी समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक जो वीडियो था आपने इसमें देखा कि मोदी सरकार और मोदी ने क्या क्या किया है किसानों के लिए और कैसे कैसे नए इन्वेंशन उन्होंने किसानों के लिए किए हैं, नई नई चीज़ों से किसानों को अवगत कराया है। ये वीडियो तो और भी आगे है, लेकिन फिलहाल उसमें अभी किसानों के बारे में वो चीज़ें नहीं है, उसमें अन्य घटनाएं वहाँ पर दी गई हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसका पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इंडिया टीवी की ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने मोदी की सोच को स्टार्टिंग से बताया है कि जिस नेता को आपने आज पीएम बनाया है वो जब पीएम नहीं था, यानी कि जब वो अपने स्टेट का सीएम था, उस वक्त से भी उन्होंने किसान के बारे में, किसानों के लिए कितनी सारी चीज़ें एडवांस में की हैं और उनको वहाँ पे सिर्फ की नहीं है, यहाँ पे उन्होंने सक्सेस करके दिखाया है। तो वही चीज़ आज वो देश में लागू कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जब सीएम रहते हुए अपने स्टेट के बारे में सोच सकता है, तो जब वो पीएम है तो दोस्तों आप सब समझदार हैं, आप सब समझ सकते हैं कि आपको नुकसान नहीं कराएगा, क्योंकि किसान की समस्या एक ऐसा इंसान ही समझ सकता है जो ग्राउंड लेवल पर उनकी मुसीबतों के बारे में सोचता हो। और मोदी जी के बारे में आपने देख लिया कि जो भी बातें हमें बताई जाती हैं, आधी अधूरी बातें आज के समय पर हमें वो नेता बताते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर जो कोई कर रहा है तो उसके बातों को वो वहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आपके मन में उस बारे में भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कई सारी चीजें मोदी जी ने किसानों के लिए की हैं। किसानों को खुद से चाहिए कि नई नई जो भी स्कीम्स आई हैं उनका वो फायदा उठाएं। हमारे पास में पहले जो टेक्नोलॉजी थी, आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो हमें भी समय के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी दुनिया के साथ में इन चीज़ों को करना होगा। किसी भी नेता के बहकावे में आने की बजाय आप अपने बारे में ज़रूर ये सोचें कि आपके खेत में क्या उग सकता है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी जो मोदी जी ने ही शुरू किया है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जान सकते हैं अपनी खेती को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी मिट्टी की जो पावर है उसको आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझदार, आप सभी समझ सकते हैं। इस वीडियो को मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई जो हमारे किसान भाई है वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या क्या उनके लिए किया गया है। दोस्तों हमें भी अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर के चलना चाहिए। मेरा वीडियो दोस्तों यहीं तक था। मेरी राय आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ बातें रह गई हो या आप कुछ बातें जानना चाहते हो या कुछ बातों को आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर दोस्तों।